एंटीबायोटिक्स की दुनिया में जो एक सबसे मशहूर नाम है वो है पेनिसिलिन। अब बहुत सारे लोग पेनिसिलिन से रिलेटेड अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। पेनिसिलिन जो है वो एक ब्रॉड क्लास के अंदर आता है जिसका नाम है बीटा लैक्टम। अब बीटा लैक्टम के अंदर सिर्फ पेनिसिलिन नहीं है, और भी कुछ टाइप के ड्रग्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं पूरी स्टोरी बीटा लैक्टम। अब अगर आपको याद हो तो बीटा लैक्टम उस क्लास का ड्रग है जो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि इस ड्रग का जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा, राइट? एब्सोल्युटली। बीटा लैक्टम वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। अब यहाँ हम सिर्फ पेनिसिलिन की बात नहीं कर रहे। बीटा लैक्टम के अंदर 4 टाइप के एंटीबायोटिक्स आते हैं: पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम। हम सिर्फ फोकस करेंगे पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन पर क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन जो है वो ओरिजिनली एक फंगस पेनिसिलियम नोटाटम से ऑब्टेन किया गया, लेकिन अब पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से ऑब्टेन किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि क्राइसोजेनम से ईल्ड बहुत अच्छी मिलती है। अब कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो क्लिनिकली यूज़ किया गया, और ये हुआ 1941। इसे मिरेकुलस एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि यूजुअली जब हम कोई ड्रग इन्वेंट करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे ग्रेजुअली रिसर्च होती है तो धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम किए जाते हैं। लेकिन पेनिसिलिन के केस में ऐसा नहीं है। पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक होने के बावजूद भी सबसे लीस्ट साइड इफ़ेक्ट वाला एंटीबायोटिक है। उसका रीज़न भी है, हम आगे देखेंगे। अब पेनिसिलिन की जो पूरी स्टोरी है वो कैसे इन्वेंट हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो ले आएंगे। ना बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम देखेंगे वो पूरे बीटा लैक्टम क्लास का होगा, सारे ड्रग्स का एक साथ। तो बीटा लैक्टम के मैकेनिज्म को एक वर्ड में बताया जाए तो इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल से बना हुआ है। उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होते हैं उसके सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया को शेप देता है, उसे इंटैक्ट रखता है, और ये सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर्स से। और पेप्टिडोग्लाइकैन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़कर बनाया जाता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़कर पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर बनती है, और यहीं पर हमारा रोल आने वाला है। इसको ऐसे समझो, देखो जहाँ पर भी आप बैठे हो वहाँ पर अपने आसपास देखो, जो भी दीवार है वो बनी हुई है ईंट से, राइट? कई सारे ईंट को, ब्रिक्स को जोड़ जोड़कर वो दीवार बनाई गई है। उसका फंडामेंटल यूनिट है वो ब्रिक, राइट? अब कोई भी दीवार बनाने के लिए सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रखने से दीवार नहीं बन जाती। उन दोनों ईंट को जोड़ने के लिए लगता है मसाला, जो कि बना हुआ होता है सीमेंट और रेत से। उसी तरीके से जब पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर बनानी है, यानी सेल वॉल जब बनाना है बैक्टीरिया का, उसके लिए ईंट है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब जिस तरीके से बिना मसाले के दीवार नहीं बनेगी, उसी तरीके से बिना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के सेल वॉल नहीं बनेगा बैक्टीरिया का। और हमारा जो बीटा लैक्टम है वो इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जाकर बाइंड करता है और इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का लिंक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर नहीं बन पाती, और उसी वजह से उसका सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर दी जाती है। अब जो भी बैक्टीरिया बीटा लैक्टम की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनका सेल वॉल सही से बना हुआ नहीं होगा, और उन बैक्टीरियाज को कहते हैं सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। अब क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर का पार्ट हाइपर ऑस्मोटिक है, इसकी वजह से बैक्टीरिया स्वेल करता है और बर्स्ट कर जाता है, यानी कि बैक्टीरियल लाइसिस होती है। और इस तरीके से हमारा बीटा लैक्टम वर्क करता है, यानी कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम ये सब इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और हमारा जो बीटा लैक्टम है वो सेल वॉल पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन काफ़ी ज़्यादा सेफ ड्रग बन जाता है। अंडरस्टैंड? अब इतना ज़्यादा मिरेकुलस ड्रग होने के बावजूद भी पेनिसिलिन के अंदर कुछ लिमिटेशंस ज़रूर हैं, और मैं कहूँगा ये पूरे बीटा लैक्टम के लिए। बीटा लैक्टम जो है वो मेजॉरिटी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही एक्ट करता है, थोड़े बहुत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एनारोब्स पे भी एक्ट करता है। अब ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अब अगर आपको याद हो तो हम पूरे बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट लेयर पेप्टिडोग्लाइकैन की होती है, और ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट लेयर लिपोप्रोटीन की होती है, और पेप्टिडोग्लाइकैन उनमें एक लेयर नीचे होता है। और हमारा जो बीटा लैक्टम है वो पेप्टिडोग्लाइकैन पर ही एक्ट करता है। इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। तो ये था मैकेनिज्म बीटा लैक्टम का।
लेकिन मैकेनिज्म तो आप हर ड्रग का देखते हैं, एंटीबायोटिक्स में कुछ नया है। आप इन ड्रग्स के अंदर दो नई चीज़ें पढ़ेंगे, एक है उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और दूसरा बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। मैकेनिज्म जो था वो पूरे बीटा लैक्टम के लिए था, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ पेनिसिलिन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी का। अब जैसा कि आपको पता है कि ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा एक्ट करता है, ग्राम नेगेटिव पे उतना ज़्यादा एक्ट नहीं करता। उसके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई। उसके अलावा कुछ बेसिलाएँ हैं जैसे कि बेसिलस एंथ्रासिस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया और सारे क्लॉस्ट्रीडिया। इन सब पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट शो करता है। उसके अलावा जो बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बेसिलाएँ हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली नॉन इफेक्टिव है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिकेट्सिया एंड क्लेमिडिया। इन सब पे कम्प्लीटली नॉन इफेक्टिव है ये। अब ठीक है कि पेनिसिलिन जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर भी इफेक्ट अगर शो करता है तो ठीक है, लेकिन सवाल आता है कि कब तक, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के केस में ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एंटीबायोटिक्स के केस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स पे ये एक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा शाणे होते हैं। कई बार एक ही एंटीबायोटिक से मार खाने के बाद उस एंटीबायोटिक का उन पर कोई असर नहीं रह जाता, बहुत ज़्यादा ढिट्टे हो जाते हैं वो। और मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। मतलब वो सारे बैक्टीरियाज अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस एंटीबायोटिक का फिर असर नहीं रह जाता या फिर असर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ओरियस, जो कि एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था पेनिसिलिन से, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया कि उसे पेनिसिलिन के स्पेक्ट्रम से ही बाहर निकालना पड़ा। अब पेनिसिलिन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि ये होता कैसे, और यही चीज़ हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है। तो पेनिसिलिन जी के केस में कई सारे तरीके हैं जिससे बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। नंबर 1, बहुत सारे बैक्टीरिया में जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि पेनिसिलिन का सबसे मेन टारगेट है, वो कुछ लेयर्स डीप रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन पेनिट्रेट नहीं कर पाता और इफेक्ट मिलता नहीं है। नंबर 2, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि मेन रेजिस्टेंस ऐसे ही होता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट एक एंजाइम बना लेता है जिसे कहते हैं पेनिसिलिनेज। अब पेनिसिलिनेज का काम ये होता है कि जैसे ही पेनिसिलिन आता है, जो कि हमारा ड्रग है, तो पेनिसिलिनेज हमारे ड्रग पर जाकर अटैक करता है और उसकी जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन डीएक्टिवेट हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब पेनिसिलिनेज बनाता है तो वो लार्ज क्वांटिटी में बनाता है और उसके आसपास जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब पेनिसिलिनेज बनाता है तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वो लिपोप्रोटीन लेयर के जस्ट नीचे प्लेस करता है, ताकि अगर कोई पेनिसिलिन पेनिट्रेट भी करे, कोई बीटा लैक्टम पेनिट्रेट भी करे, तो तुरंत पेनिसिलिनेज उस पर अटैक करे और उसकी बीटा लैक्टम रिंग को डीएक्टिवेट कर दे। तो बहुत ज़्यादा शाणे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। नंबर 3, अब हर बैक्टीरिया हिंसा नहीं करते, बीटा लैक्टम पर अटैक नहीं करते। ये क्या करते हैं कि पेनिसिलिन का जो मेन टारगेट है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से जब पेनिसिलिन आता है तो इसे पहचान नहीं पाता और इसकी एफिनिटी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के लिए कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाइंड नहीं करता। अब अगर हमारा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा तो वो उसे इनहिबिट नहीं करेगा, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ तरीके थे जिससे बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अब पेनिसिलिन जी जो है वो एसिड लेबाइल है, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए अगर आप ओरली पेनिसिलिन जी लेंगे तो सिर्फ 1/3 पोर्शन ही एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसीलिए जब सोडियम पेनिसिलिन जी दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली तो उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा रैपिड और कंप्लीट होता है। पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 30 मिनट्स में मिलता है। अब ये ड्रग बॉडी के मेजॉरिटी फ्लूइड्स तक जाता है। CSF पेनिट्रेशन बहुत पुअर है, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह तो थोड़ा सा रीच कर जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम होता है क्योंकि एक्सक्रीशन काफ़ी ज़्यादा रैपिड है और एक्सक्रीशन रीनल होता है। अब जो पेनिसिलिन हमें फंगस से मिलता है उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि वो एसिड लेबाइल होता है। उसके अलावा पेनिसिलिनेज की एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पेनिसिलिन ऑब्टेन किया हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स बनाए जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम थी एसिड लेबाइल होने की। तो साइंटिस्ट ने बनाया ऐसा पेनिसिलिन जो एसिड रेजिस्टेंट हो, यानी कि एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी, और उसका नाम दिया फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, आसान भाषा में पेनिसिलिन वी। ना दूसरी प्रॉब्लम थी पेनिसिलिनेज की और उसके रिस्पॉन्स में साइंटिस्ट ने बनाया मेथी और क्लॉक, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड
डिक्लॉक्सासिलिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी नैरो स्पेक्ट्रम होने की, और उसे सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बनाया वेरी फेमस एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, पेपरासिलिन, मेजलोसिलिन। अब एक और टाइप के ड्रग्स बनाए साइंटिस्ट ने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के नाम से। बीटा लैक्टमेज एक फैमिली है ऐसे एंजाइम्स की जो बीटा लैक्टम के रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरियाज के अंदर। इसके अंदर काफ़ी फेमस ड्रग है क्लेवुलैनिक एसिड, सेलबैक्टम, मोनोबैक्टम। इसमें से क्लेवुलैनिक एसिड आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन अब रीज़न भी जानते हैं। तो ये बात हो गई पेनिसिलिन की। अब नेक्स्ट ड्रग है सेफेलोस्पोरिन, और वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करो, ताकि आपका बेसिक कंप्लीटली क्लियर हो जाए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।